जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सर्वोच्च न्यायालय जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, इस टॉपिक को आज हम कंप्लीट करेंगे। आप सभी को मैं बता दूं, मैं आपको एनसीईआरटी का सार संग्रह करा रहा हूं, जिसमें हम पॉलिटी स्टार्ट किया है मैंने, और इसमें मैं आपको 10 से 12 क्लासेस पहले करा चुका हूं। तो आप सीरियल वाइज क्लासेस को फॉलो करें जिससे आपको फ़ायदा हो। तो आज हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे और इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का जो अधिकार है वह संसद के पार्लियामेंट के पास है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उनके कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश तो होते ही हैं, उसके साथ ही साथ कुल 34 आपके न्यायाधीश होते हैं। दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण, जिसे हम टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एप्लीट ट्रिब्यूनल TDSAT के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो अगर टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट हो या फिर एप्लीट ट्रिब्यूनल से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई शिकायत हो, तो आप उसके निर्णय को चुनौती सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही दे सकते हैं। क्लियर? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इनका निर्धारण भी संसद द्वारा किया जाता है वेतन का। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति भी किसके पास है? तो वो भी संसद के पास है। तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना, उनकी शक्ति में वृद्धि करना संसद के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है। किसके न्यायाधीश को? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। सेवानिवृत्ति, जिसे हम रिटायरमेंट कहते हैं इंग्लिश में, रिटायरमेंट के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि रिटायरमेंट के बाद सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वह किसी भी वकालत में न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। सामान्यतः उच्चतम न्यायालय के सभी मामलों की सुनवाई न्यू दिल्ली में करता है, परंतु किसी के अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। किसके अनुमोदन से? तो राष्ट्रपति जी के अनुमोदन से। क्लियर है? उच्चतम न्यायालय के जो सभी मामले की सुनवाई कहाँ होती है? आपकी न्यू दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन अगर राष्ट्रपति जी के अनुमोदन से उसकी सुनवाई किसी दूसरे स्थान पर भी की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवाकृति होती है, सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट का एज कितना होता है? 65 वर्ष। 65। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार, जिसे हम अपीलिएट जुडिक्शन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 134 का क्लॉज 1। अनुच्छेद 134 का क्लॉज 1 हमें भारतीय संविधान के संवैधानिक विचार में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीश के पास कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 5 बेंच की संख्या वाला अगर पैनल है तभी वह निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई
कर सकता है। आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय संबंधी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन स्टेबलाइजमेंट एंड कंपोजिशन की बात अनुच्छेद 124 में की गई है। अनुच्छेद 126 की बात करें तो अनुच्छेद 126 के अंतर्गत जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होता है, जिसे हम एक्टिंग चीफ जस्टिस कहते हैं, उसकी नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 126। अनुच्छेद 127 की बात करें तो ये आपका तदर्थ न्यायाधीशों, जिसे हम एड हॉक जस्टिस की नियुक्ति किसमें की जाती है? अनुच्छेद 127। अनुच्छेद 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। तो जो सेवानिवृत्त मतलब रिटायरमेंट हो गए न्यायाधीश जो होते हैं, उनको सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 128 ये कथन कहता है। अनुच्छेद 129 की बात करें तो ये उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था ये आपका कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बिहार एग्जाम में कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 130 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय का स्थान सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति। तो उच्चतम न्यायालय का जो स्थान है उसे निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की जो शक्ति होती है वो अनुच्छेद 130 में है। अनुच्छेद 131 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल आधारिकता ओरिजिनल जुडिक्शन का विवरण दिया गया है अनुच्छेद 131 में। अनुच्छेद 131 आरंभिक या फिर मूल आधारिकता। अनुच्छेद 136 की बात करें तो अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति स्पेशल लीव टू अपील का प्रावधान कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 136 में। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनः विचार रिव्यू की शक्ति के बारे में उल्लेख। तो अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय की अपनी निर्णयों के रिव्यू की शक्ति के बारे में उल्लेख दिया गया है। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। तो अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। अनुच्छेद 143 की बात करें तो राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय में परामर्श कंसल्ट करने की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श कंसल्ट करने की शक्ति का वर्णन करता है। अनुच्छेद 145 की बात करें तो इसके अंतर्गत जो उच्चतम न्यायालय होता है वह राष्ट्रपति जी के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति और प्रक्रिया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को विनियमित करने के लिए रूल नियम बनाने की शक्ति दिया गया है। अनुच्छेद 145। अनुच्छेद 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के जो अधिकारियों को एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान किए गए हैं वो अनुच्छेद 146 में किए गए हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते पेंशन भारत की जो संचित निधि होती है, जिसे हम कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, उस पर भारित होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। तो जो
कौन सी शक्ति आती है उच्चतम न्यायालय की? तो मूल अधिकारिकता के अंतर्गत। केंद्र और राज्य के मध्य अगर विवाद हुआ है तो उसका निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है कौन सी? तो मूल अधिकारिकता के अंतर्गत जो शक्ति आती है वह आपको इस विवाद को निर्णय करती है। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद से प्रतिपादित किया है? तो उच्चतम न्यायालय ने जो संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत है वह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो केस हुआ था 1973 में, उससे संविधान के मूल ढांचे का प्रावधान किया है। ठीक है, 1973 केशवानंद भारती केस बनाम केरल राज्य। केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ है? केवल सर्वोच्च न्यायालय में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्वलोकन रिव्यू का अधिकार करता है? तो अनुच्छेद 137। अभी मैंने जस्ट आपको ऊपर पढ़ाया था ये चीज़। आगे देखते हैं। भारत में संविधान की मूल जो संरचना होती है जिसे हम बुनियादी ढांचा कहते हैं, उसका सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो न्यायिक समीक्षा। तो न्यायिक समीक्षा आपके भारत के मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है। संविधान की व्याख्या करने की जो अंतिम अधिकार है वो किसके है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन। भारतीय संविधान का संरक्षक जिसे हम कस्टोडियन कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। तो भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास न्यायाधीशों के प्राप्त उन मुक्तियाँ दी गई हैं, तो इसको हम थोड़ा सा 1 मिनट न्यायाधीशों के को प्राप्त उन मुक्तियाँ। अनुच्छेद 121 उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। कौन? अनुच्छेद 121। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उस संबंध में आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकेगी। देखिए क्या कह रहा है, कुछ थोड़ा समझिएगा ध्यान से कि अगर किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में अगर वो कोई आचरण करता है तो उसके विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, लेकिन अगर न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव है तब उसके आचरण पर संसद में चर्चा होगी। ये अनुच्छेद 121 के कुछ प्रावधान थे जो न्यायाधीशों को प्राप्त हैं। आगे बात करते हैं न्यायालय की अवमानना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय की अवमानना जिसे हम कंटेम्प्ट के संबंध में सख्तियों का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय की कंटेम्प्ट के संबंध में जो सख्तियां प्रावधान की गई हैं। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शन ऑन द जजेस। कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य प्लेड और एक्ट नहीं कर सकता। यह अनुच्छेद 124 के
7 क्लॉज में ये चीज़ मेंशन है कि अगर आप उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं तो आप किसी भी न्यायालय में वकालत या कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन जी भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे अगर हम बात करें तो संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस आधारिकता के अंतर्गत आते हैं? तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये आते हैं। क्या? संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? तो कानूनी मामले पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति जी को। मूल अधिकार व्यक्ति को जैसे उससे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी जीने की रूपरेखा तैयार करने के लिए समक्ष बनाते हैं। ये धारण गोकलनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त की थी। तो जो गोकलनाथ और स्टेट ऑफ पंजाब, इसके बीच जब ये हुआ था केस, तो इसके जो परिणाम आए थे उसमें उच्चतम न्यायालय ने ये बात कही थी कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसे उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए समक्ष बनाते हैं। तो याद रखिएगा, गोकलनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 के तहत भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों की मौलिक अधिकार की सुरक्षा करता है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार, जिसे हम एप्लीएट जुडिक्शन कहते हैं, कि 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है उसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। कौन से 4 भाग हैं और उसके अनुच्छेद यहाँ पे आपके दिए गए हैं। देखिए, पहला है संवैधानिक विषयों में, जिसका अनुच्छेद दिया है अनुच्छेद 132। तो संवैधानिक विषयों का अनुच्छेद 132। सिविल विषयों से संबंधित जो अपीलें होंगी उसका अनुच्छेद 133। आपराधिक विषय अनुच्छेद 134 आपराधिक विषय। विशेष अनुमति अनुच्छेद 136 विशेष अनुमति अनुच्छेद 136। तो अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 134 और अनुच्छेद 136, ये 4 आपके विशेष अधिकार हैं, विषय हैं। एक संवैधानिक विषय, सिविल विषय, आपराधिक विषय और विशेष अनुमति। तो ये आपके टोटल 4 भाग दिए गए हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार के। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? तो कम से कम अगर आपने 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत की है तो आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए मतलब एलिजिबल होंगे। न्यायिक पुनर्वलोकन, जिसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हो उसे अवैधानिक घोषित कर सकती है। तो अवैधानिक घोषित करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। किसके? राज्य के अगर कोई कानून है जो संविधान के विपरीत है तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। जुडिशियल रिव्यू का अर्थ ये होता है। भारत के न्यायालयों में किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो भारत के न्यायालयों में किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय कहा जाता है या माना जाता है? तो उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालयों को आपका अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। लोकहितवाद, जिसे हम PIL कहते हैं, तो लोकहितवाद
वाद की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए से हमने पीआईएल का कॉन्सेप्ट लिया। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय जिसे हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इससे सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। क्लियर? तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सर्वोच्च न्यायालय। बाकी यहाँ पे आपका एक चीज़ दिया गया है, तो मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 32 को उच्च न्यायालय से आपका हटाकर सर्वोच्च न्यायालय को कर दिया होगा। ठीक है, तो आज हमने आपका सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है इसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ी। वीडियो अच्छा लगा आपको तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको डेली अपडेट, डेली क्लासेस टाइम टू टाइम मिलती रहे। और किसी को अगर कोई डाउट है या किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं कमेंट पे आपको रिस्पांस ज़रूर करूँगा। अपने थॉट्स, अपने व्यूज़, ये सारी चीज़ें भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।